दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी उनके फैंस के लिए ना सिर्फ एक प्राइड है बल्कि एक पहचान भी है। इस पहचान के पीछे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, पर इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किट के स्पॉन्सर का, जो बदलते रहते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट टाइम मिला है नाइकी को, ऑलमोस्ट 14 साल, और अब एडिडास भी इस गेम में घुस रहा है। पर ताज्जुब की बात यह है कि क्रिकेट इंडिया में इतना बड़ा होके भी बीसीसीआई एक छोटे से टाइम के लिए परेशान था, क्योंकि उसके पास किट्स के लिए स्पॉन्सर ही नहीं थे। तो एक जीन्स का ब्रांड बीसीसीआई के बचाव के लिए आया। क्या है ये स्पॉन्सरशिप का चक्कर और क्यों पड़ता है ये ब्रांड्स को इतना भारी? चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि 2006 से पहले इंडियन टीम के पास कोई किट स्पॉन्सर ही नहीं था। सिर्फ जर्सी पे बीसीसीआई का लोगो और टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर का लोगो होता था। अगर आपको याद हो तो 1900s और 2000s में विल्स और सहारा के लोगोस हुआ करते थे और वो सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे। पर दिसंबर 2005 में नाइकी के साथ बीसीसीआई ने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि 197 करोड़ यानी $43 मिलियन का था, जो नाइकी को उनके राइवल्स रीबॉक और एडिडास से भिड़ने में मदद करता। नाइकी तब इंडिया में नया नया आया ही था और रीबॉक और एडिडास ऑलमोस्ट 10 साल से थे। तो इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर बनना उनको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी। दूसरी चीज ये थी कि स्पोर्ट्स अपैरल में एज सच कोई इनोवेशन नहीं हुआ था और बहुत टाइम से एक ही टाइप की जर्सी पहनी जा रही थी। तो सिर्फ मार्केट शेयर एक्वायर करने की इच्छा नहीं थी, स्पोर्ट्स अपैरल की मार्केट को बढ़ाने की भी चाह थी। इतना ही नहीं, बल्कि फरवरी 2006 में उन्होंने 7 साल के लिए इंडियन फुटबॉल टीम की जर्सी की स्पॉन्सरशिप भी ले ली और ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल को इंडिया में प्रमोट करने के लिए काफी सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करे। तो 2006 में इसकी रिटेलिंग शुरू हो गई और नाइकी के स्टोर्स में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी बिकने लगी। पर नाइकी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि उससे पहले जो लोग जर्सी खरीद रहे थे वो स्टेडियम के बाहर जाकर इसको मैच डेज पर 200-300 रुपए में खरीद लेते थे। ये सारी जर्सीज ओरिजिनल जर्सी की एक कॉपी हुआ करती थी, जिसे अनऑथराइज भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस टाइम कोई ऑथराइज डीलर था ही नहीं। तो नाइकी ने 2 तरीके की जर्सीज बेची। उसमें एक एग्जैक्ट रेप्लिका थी जो 3000 रुपए की थी और दूसरी 2200 रुपए की, जिसमें कुछ विजुअल एलिमेंट्स मिसिंग थे और फैब्रिक भी थोड़ा सा डाउनग्रेडेड था। पर क्योंकि इनका प्राइस 10 गुना ज्यादा था तो ये जर्सीज बिकी नहीं। इंडियन कंज्यूमर्स को ग्लोबल ब्रांड्स की समझ नहीं थी, आदत नहीं थी और तब तक ई कॉमर्स भी शुरू नहीं हुआ था। पर नाइकी कहीं ना कहीं एक लंबा गेम खेलने को तैयार था। जब 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप होस्ट हुआ तो नाइकी ने ब्लीड ब्लू नाम का कैंपेन लॉन्च किया। ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। इसका एक और रीजन, इंडिया ने उसी साल वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उसी साल नाइकी ने फिर और 5 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया और इस बार उसकी कॉस्ट थी 270 करोड़ यानी ऑलमोस्ट $60 मिलियन। और फिर 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप दोबारा इंडिया ने होस्ट किया तो इसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और उस टाइम उसकी कॉस्ट थी 370 करोड़। तो इसका क्या मतलब था? क्या कंपनी को अब अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिलने शुरू हो गए थे? नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2016 में कंपनी ने अपने स्टोर्स 35% तक घटा दिए थे, क्योंकि उनको 2015 मार्च तक ऑलमोस्ट 100 करोड़ का लॉस हो गया था। उस साल उन्होंने अपनी किसी बैट के स्पॉन्सरशिप्स को भी रेन्यू नहीं किया था, जो प्लेयर्स के हिसाब से 25 लाख से लेकर 8 करोड़ तक होते थे। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पर रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन और कुछ टाइम तक तो विराट कोहली के बैट को भी नाइकी स्पॉन्सर करती थी। 2017 में नाइकी ने इंडिया के डिवीजन में 170 करोड़ के लॉसेस के कारण ऑलमोस्ट 20% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। नाइकी की उस टाइम की सेल्स 803 करोड़ से 764 करोड़ तक पहुंच गई। पर उस टाइम एडिडास और प्यूमा, उसके राइवल ब्रांड्स ने 899 और 878 करोड़ की सेल रिकॉर्ड की। 2020 में नाइकी ने यह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। सबको लगा कि कोविड एक बहुत बड़ा रीजन है, पर अनफॉर्चुनेटली नाइकी को इससे पहले भी इस मूव में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई दी। दरअसल स्पोर्ट्स अपैरल की मार्केट उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई जिस तरह कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी। इंडिया में ई कॉमर्स और फिजिकल स्टोर्स रन करना काफी चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि इंडिया में रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी देशों से काफी अलग है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे काफी हैवी टैक्सेस और ड्यूटीज भी लेवी की जाती हैं। दूसरा ये कि इंडियन कंज्यूमर्स को एक पैसा वसूल प्रोडक्ट चाहिए। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी ये बात है कि जब हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो ये बिजनेस मीडिया पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, पर वही चीज रिटेल में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। चाइना जैसे देशों में नाइकी और एडिडास सालाना 4 से 5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करती हैं और इंडिया में सिर्फ 150 मिलियन डॉलर तक ही रह जाते हैं। दरअसल इंडिया में अभी भी लग्जरी मार्केट की रीच बहुत कम है, इसलिए 3-4 हज़ार की जर्सी नहीं बिकती और नाइकी चीप प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। पिछले साल नाइकी का रेवेन्यू रहा है 814 करोड़। नाइकी अब कम पर बड़े एक्सपेरिमेंटल स्टोर्स खोलना चाहता है। इस रेस में एडिडास और प्यूमा इंडियन मार्केट में नाइकी से बहुत आगे हैं, स्पेशली प्यूमा। इनफैक्ट अगर आप नाइकी और एडिडास का रेवेन्यू मिलाओ
तो भी वो प्यूमा के रेवेन्यू से मैच नहीं कर पाते। पर प्यूमा इस रेस में आगे कैसे निकल गया? वो भी उसी टाइम इंडिया में आया जब नाइकी आई, पर उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। पहला ये कि प्यूमा ने शूज इंडिया में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, जिससे वो रिटेल मार्केट को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए और उनको हायर मार्जिन्स मिले। प्यूमा ने अपने आप को एक स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल कम फैशन ब्रांड की तरह लॉन्च किया और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाले वो पहले स्पोर्ट्स ब्रांड बने, जब दूसरी कंपनीज ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उनको ई कॉमर्स का पार्ट बनना चाहिए या नहीं। मार्केटिंग में उन्होंने इंडियन टीम नहीं बल्कि आईपीएल को पकड़ा और 2009 से 2013 तक आईपीएल टीम की किट स्पॉन्सर करी। पर क्योंकि मर्चेंडाइज की सेल ज्यादा नहीं हुई तो जल्दी ड्रॉप आउट भी कर दिया, और क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं चली तो उन्होंने प्लेयर्स को साइन करना शुरू कर दिया, जैसे युवराज सिंह, सौरव गांगुली और सबसे इंपॉर्टेंट 2017 में 8 साल के लिए 110 करोड़ में विराट कोहली। उस टाइम विराट इंडिया के कैप्टन थे, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते थे और उनमें एक फ्लैम्बॉयंस भी थी। तो उन सब का फायदा प्यूमा ने एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उठाया, जहां उन्हें सस्ते में इफेक्टिव मार्केटिंग मिली, क्योंकि इंडिया में प्लेयर्स गेम से बड़े होते हैं और विराट के नाम पे ब्रांड कुछ भी आसानी से बेच सकता है। और तो और उन्होंने आईपीएल प्लेयर्स और अंपायर्स तक को वाइब्रेंट कलर के जूते स्पॉन्सर करने शुरू कर दिए, जो टीवी पे अलग ही दिखाई देते हैं। प्यूमा शुरू से ही इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर नहीं करना चाहती थी और इसके कई सारे रीजंस हैं। पहले तो आपको साल का 50 से 70 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप पे खर्चा करना पड़ेगा, फिर और 20 से 30 करोड़ लगा के उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर सारे प्लेयर्स और स्टाफ को फ्री में किट्स देना पड़ेगा और हर 3 मैचेस के बाद किट्स बदलनी पड़ेंगी। हर प्लेयर की डिमांड के हिसाब से उसकी किट कस्टमाइज करनी पड़ेगी। इंग्लैंड जैसी कोल्ड कंट्रीज में खेलने के लिए स्वेटर्स, जैकेट्स देने पड़ेंगे और ये सारा लॉजिस्टिक्स खुद मैनेज करना पड़ेगा और इसके लिए एक अलग टीम भी एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। ये पूरा काम एक्चुअल स्पॉन्सरशिप से भी बहुत ज्यादा महंगा है। पर अगर ये इतना महंगा है तो एडिडास किस कॉन्फिडेंस में घुस रहा है? एक्चुअली एडिडास भी इंडिया में प्यूमा जैसी ही गेम खेलता है। एडिडास भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर करके वॉल्यूम गेम खेलता है। वेबसाइट पे अपने आउटलेट सिलेक्शन पे ऑलमोस्ट 40 to 60% डिस्काउंट, रिटेल फैक्ट्री आउटलेट में ऑलमोस्ट 55% डिस्काउंट और रेगुलर स्टोर्स में 30% तक डिस्काउंट दे देता है। नाइकी यूजुअली 8 to 10% डिस्काउंट पर ऑपरेट करता था। प्लेयर्स के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बैट को उनके लेटर स्टेज ऑफ करियर में स्पॉन्सर किया था और उनके रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने रोहित शर्मा, रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। पर प्यूमा से रेवेन्यू कम होने के बावजूद एडिडास की प्रॉफिटेबिलिटी प्यूमा और नाइकी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के साथ अब एक गैम्बल कर रहा है। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना में कोविड के आने पर उनको काफी लॉस हुआ, जब उनकी $6 बिलियन की इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई। अब ये गैम्बल काम आएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना जरूर है कि मार्केट से एडिडास को अपनी एक्सपेक्टेशन अलाइन जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप साल का 70 करोड़ का खर्चा कर रहे हो तो आप एक प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहोगे, पर इंडिया की टैक्सेस और ड्यूटीज की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया में प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक रूट लेना बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यही मैन्युफैक्चर हों। दूसरा ये कि उनकी रिटेल पार्टनरशिप्स कैसी होंगी, क्या उनको ज्यादा मार्जिन्स और मार्केटिंग सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं। क्या एडिडास स्कूल्स में जाके, जहां बच्चों की स्पेंडिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, उनको क्रिकेट के साथ जोड़ पाएगा। क्या एडिडास जर्सी के प्राइस को लोकली मैन्युफैक्चर करके उसे कम कर पाएगा, अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स और उनके एलिमेंट्स तो चाइना और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में मिलते हैं, और अगर बना भी दिया तो क्या मार्केट उसे इस स्केल पे एक्सेप्ट कर पाएगा। एडिडास ब्रांड आज एक डिसेंट पोजीशन पे है, जहां उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 229% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है। पर क्या इस आने वाले वर्ल्ड कप से पहले वो नाइकी का ब्लीड ब्लू मैच कर पाएगा? हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी या केस स्टडी करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।